देखो कल रेट के बारे में आपको पढ़ाया था ना, दो तरह का रेट आपको बता रहे थे। एक तो आपको बताया था एवरेज रेट, कल आपको एवरेज रेट ही पढ़ाया था ना। क्या पढ़ाया था उसमें आपके लिए, और हम आपके पास दो सांद्रता हमारे पास है और दो समय हमारे पास है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, औसत वेग को निकाल सकते हैं। ये बात हुई है। एक दूसरा टाइप आज आपको डिस्कस करेंगे। ये जो टाइप हमारे पास है, इंस्टेंटेनियस रेट है। सही है, तात्क्षणिक वेग हम लोग इसे बोलते हैं। जो भी टर्म है आप एकदम पढ़ लीजिएगा इसे। इंस्टेंटेनियस है। किसी भी रासायनिक क्रिया में अगर हम लोगों के लिए तात्क्षणिक वेग ज्ञात करना है तो तात्क्षणिक वेग को हम लोग कैसे पता करेंगे, ये भी हम लोग कर्व की सहायता से पढ़ने वाले हैं। और कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखिए कर्व हम लोग बना रहे हैं। ये ग्राफ हम लोगों के पास है। यहाँ पर क्या होगा, अभिकारक होगा हमारा, उसकी मात्रा होगी वाले एक्सिस पर, और इस पर क्या होने वाला है, टाइम। समय और सांद्रता के बीच ग्राफ है ये, जो मैं बना रहा हूं आपके लिए। देखिए भाई, ये हमने पढ़ा अभी, इस समय के साथ क्या होता है, समय के साथ जो कंसंट्रेशन है वो हमारी कम होती जाती है। हमारा ग्राफ कैसा होता जाता है, ऐसा होता है। हम लोग क्या करेंगे, देखो एक कनेक्टिंग लाइन खींच देते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं हम लोग, और ये स्पर्श रेखा में खींच रहा हूं, यहां से लेके ऐसे खींच रहा हूं। मैं सांद्रता लगाता हूं, इसमें 0 है, यहाँ पर 0.01 है, यहाँ पर 0.02 है, 0.03 है, 0.04 है, 0.05 है, 0.06 है, और चार कर लो 0.07 है। ये सब कंसंट्रेशन है जो मैंने आपको दी है। देखिए जहां से आपका कनेक्टेड लाइन स्टार्ट हुआ है, ये वाला जहां से स्टार्ट हुआ है ना, इसको तो मान लेंगे हम लोग x1। मैंने तो 5 पे किया, आप लोग कहीं कर सकते थे इसके लिए, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। आप चाहते तो 7 से कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। स्पर्श रेखा जहां से आपकी कनेक्ट की है, इस वाली सांद्रता से कनेक्ट की है 0.051 से x मान लेंगे। बीच में क्या कनेक्ट किया है, देखो आप लोग, बीच में जो कनेक्ट किया है ना, तो आपको किया है 0.03 पर, ये वाले पर। इसे क्या मान लेंगे हम लोग, x2 मान लेंगे। अब एक बात आप ध्यान रखेंगे, इसमें सांद्रता तो 2 ही आपको लेनी है। जहां पर आपकी रेखा स्पर्श करेगी उस सांद्रता को आपको लेना है, और जब मिड पॉइंट पर जब कर्व आपका स्लोप बन जाएगा, ढलान बन जाएगा उसके अंदर, तो ढलान मारी जाएगी तो आपको लेना है पॉइंट के लिए। इनके बीच में x1 x2 हो जाएगा। और यहाँ पर तात्क्षणिक टाइम का बीच से है कि आप यहाँ पर समय लगाएंगे। एक ही टाइम हो केवल आपके पास, मान लीजिए कितना है वो, 5 मिनट है। कितना है, 5 मिनट है। ये आपका टी हो जाएगा। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग INST पहले आर लिखेंगे आप लोग, और आर लिखे क्या करेंगे हम लोग, आर लिखिए INST लिख देंगे, RINST। इसका मतलब क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस रेट हो गया, इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन t केवल टाइम। अब औसत नहीं है, अब पर्टिकुलर टाइम पे फाइंड कर रहे हैं, 5 मिनट का निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू
0.03 माइनस 0.05 अपॉन 5, ये माइनस में आएगा रेट, इसमें आएगा माइनस में, ये भी माइनस में होगा। अब देखो आप लोग इसमें से इसे घटाएंगे तो माइनस का वैल्यू आएगा, प्लस का हो जाएगा, फिर कितना बचेगा 0.02 अपॉन 5, तो कितना आया था ये 0.004 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये रेट आया था कब। तो सर पूछेंगे आपसे क्या डिफरेंस है औसत वेग में और तत्क्षणिक वेग में। औसत वेग में क्या होता है बताइए। औसत वेग में हम लोग कितनी सांद्रता लेते हैं, 2 सांद्रता है, और समय कितना लेते हैं, तत्क्षणिक में क्या करते हैं, 2 सांद्रता है और 1 समय में लेते हैं। ये डिफरेंस है। और आप लोग ध्यान रखने वाले हैं कि किसी भी रासायनिक क्रिया में जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग उसके ऑलवेज औसत वेग को ही पढ़ते हैं, एवरेज रेट को ही पढ़ते हैं, क्योंकि हमारी जो रासायनिक क्रिया है वो समान रूप से कैसे होती है, औसत वेग से होती है। अगर सर हमसे ये कहते हैं कि ग्राफ की सहायता से आप बताइए हमें कि रासायनिक क्रिया में कैसे सांद्रता बदल रही है, तो हम लोग कैसे ग्राफ कर सकते हैं। देखो उसके लिए बताता हूं मैं आपको। ये देखो आप, ये सांद्रता सी है हमारे पास, और टाइम क्या हमारे पास टी है। अभिकारक जो होता है उनकी सांद्रता क्या होती है, घटती है। तो अभिकारकों का जो कर्व होगा वो इस टाइप से लिखेंगे हम लोग ऐसे। और जो उत्पाद होते हैं भाई, अभिकारक की सांद्रता क्या होती है, शुरू में ज्यादा होती है ना, तो ये कर्व यहां से स्टार्ट किया है मैंने। और उत्पादों की सांद्रता क्या होती है, शून्य होती है शुरू में, तो क्या होगा, शून्य जब शुरू होगी तो देखो ये कर्व ऐसे बनेगा। सर को बताना ये वाला जो कर्व है, ये कर्व क्या बता रहा है, ये कर्व हम लोगों को बता रहा है समय के साथ अवकारकों की जो सांद्रता वो क्या हो रही है, कम हो रही है, और समय के साथ उत्पादों की सांद्रता वो क्या हो रही है, अधिक हो रही है। और ये जो कर्व होते हैं ना, इस कर्व में ढलान जो आता है, स्लोप कहते हैं इसके लिए, SLOPE, स्लोप कहते हैं, ढाल कहते हैं हम लोग इसके लिए। और ढाल जो होता है वो माइनस DA/dt होता है। वेग तो बताएगा ये, तो क्या होता है, ये कर्व के ढाल होता है, जैसे ये वाला है देखो, और ये वाला है, तो जो ढाल होता है वो क्या होता है, माइनस DA/dt। ढाल की वैल्यू रहती है। एक बार सवाल आ गया पेपर में, रेट ऑफ रिएक्शन में कर्व का स्लोप वैल्यू क्या होगा, केवल एक नंबर में लिखना था, माइनस DA/dt। तो जो सांद्रता बढ़ेगा उसे ऊपर स्टोर किया जाएगा, और जिसमें घटेगा उसे नीचे स्टोर किया जाएगा। थोड़ी समझ में आ गई बात आपको। एक बहुत इंपोर्टेंट बात आपको पढ़ाता है, ठीक है। DA क्या है, सांद्रता है, XA की जगह D की सूची हो सकता है। अब सबसे इंपोर्टेंट सवाल यह है कि हमारा रेट फ्लो क्या होता है। हिंदी में शब्द है वेग नियम। क्या क्या पढ़ा दिया आपको बता दिया कि काइनेटिक्स क्या होता है। काइनेटिक्स के आधार पर रासायनिक क्रिया कितना तरह की हो सकती है, रासायनिक क्रिया का वेग क्या है, रासायनिक क्रिया का वेग नियतांक क्या होता है। जो केमिकल रिएक्शंस हम लोग पढ़ रहे हैं वो स्टोइचियोमेट्रिक और नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कैसे व्यक्त की जाएंगे। और मैंने आपको बता दिया अभी कि रासायनिक क्रिया का जो वेग है वो 2 तरह से हो सकता है, औसत वेग हो सकता है, तात्क्षणिक हो सकता है। औसत वेग में 2 समय और 2 सांद्रता प्रयोग करनी है, और तात्क्षणिक वेग में 2 सांद्रता और 1 समय यूज करना है। इतनी बात आपसे हो गई है। अभी नई बात आपसे करते हैं, रेट लॉ। देखिए जब हम 11th में पढ़ते थे तो 11th में क्या पढ़ाया जाता था, 11th में एक रूल पढ़ाया जाता था, एक लॉ पढ़ाया जाता था, लॉ ऑफ मास एक्शन।
द्रव्यनुपाती क्रिया का नियम। किसी को याद आप में से? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी केमिकल इक्वेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी केमिकल इक्वेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ देयर कंसंट्रेशन। स्थिर ताप पर किसी भी रासायनिक क्रिया का वेग, स्थिर ताप पर किसी भी रासायनिक क्रिया का वेग सदैव उसकी सांद्रताओं के समानुपाती होता है। सांद्रता मीन्स मात्रा। अगर मात्रा ज्यादा होगी तो वेग ज्यादा होगा, मात्रा कम होगी तो वेग क्या होगा? कम होगा। तो यही हम लोगों को पढ़ना है। स्थिर ताप पर किसी भी रासायनिक क्रिया में उपस्थित पदार्थों की अभिक्रिया का वेग सदैव उसकी सांद्रता के समानुपाती है। क्या पढ़ते आ रहे हैं हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं भाई कि dx अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल c। ये क्या है? वेग। और ये क्या है? सांद्रता। और ये क्या है? समानुपाती। इसको लिखने के तरीके बताए थे मैंने आपको। मैंने कहा जैसे हमारे पास से लिखा हुआ है कि भाई N2 प्लस 3H2 रिवर्स एरो 2NH3 Fe की उपस्थिति में। तो इसका वेग कैसे लिखते थे हम लोग? इसका वेग जब लिखेंगे हम लोग तो ऐसे लिखेंगे dx ओवर dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक तो N2 पर डिपेंड करेगा और एक H2 पर डिपेंड करेगा। N2 लिख देंगे ब्रैकेट में इनटू H2 लिख देंगे ब्रैकेट में 3H2 नहीं लिखेंगे। ये जो मात्रा होती है ना ये वाली, ये पावर में ऊपर आती है ब्रैकेट के। क्या हो जाएगा? ये पावर 3 हो जाएगा। अब जैसे ये रिएक्शन सब लोगों के पास है 2SO2 प्लस O2 रिवर्स एरो 2SO3। इसका वेग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? dx ओवर dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल SO2 की पावर 2 दोनों इसके इंटू O2। इसका कोई अणु नहीं है, एक ही तो छोड़ देंगे सर। बात समझ में आ गई? जैसे हमारे पास क्या है? N2 हमारे पास है, O2 हमारे पास है, रिवर्स एरो 2NO। कैसे लिखेंगे इसे? dx अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N2 इंटू O2। ये जो अणुओं की संख्या होती है ना, ये ब्रैकेट के ऊपर चली जाती है। चली जाती है, पावर में लिखते हैं हम लोग इसके लिए। ये कहां पढ़ा हम लोगों ने? ये लॉ ऑफ फास्ट एक्शन में हम लोग को पढ़ाया गया था। ऐसे बहुत सारी रासायनिक क्रियाओं को मैंने रिप्रेजेंट करना सिखाया था आपके लिए, अभी दोबारा से बता दिया है। तो ये जो प्रोसेस है इसमें क्या है? ये सांद्रता है, ये वाला भी सांद्रता है, ये वाला भी सांद्रता है। सांद्रता मीन्स कंसंट्रेशन। सांद्रता मीन्स कंसंट्रेशन है। ये जो मैंने एग्जाम्पल आपको नोट किए हैं, इन सारे एग्जाम्पल से क्या कंफर्म हो रहा है भाई? इन सारे एग्जाम्पल से कंफर्म हो रहा है इन अनुकारक पदार्थों की सांद्रता रासायनिक क्रिया के वेग को नियंत्रित कर रही है। इन अनुकारक पदार्थों की सांद्रता रासायनिक क्रिया के वेग को नियंत्रित कर रही है। इन अनुकारक पदार्थों की सांद्रता रासायनिक क्रिया के वेग को नियंत्रित कर रही है। यानी इनकी मात्रा जब रासायनिक क्रिया में बदल रही है तो वेग परिवर्तित हो रहा है, इसी तो समानुपाती है। इनकी मात्रा देखो बदल रही है तो वेग परिवर्तित हो रहा है, इनकी मात्रा बदल रही है तो वेग परिवर्तित हो रहा है। ये मैंने पढ़ाया आपको लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग, द्रव्यनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार। लेकिन वेग नियम बताता है कि सब बकवास है। ये जो आपने किया है ना सारा 11th में, ये कैसे किया है आपने? ये किया है आपने मात्रात्मक। मात्रात्मक
अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं इसे क्वांटिटिव। क्या कहते हैं? क्वांटिटिव कहते हैं हम लोग। तो ये तो मात्रा का आधार बता रहा है। आप कह रहे हैं कि N2 और H2 सब इनकी मात्रा बदल रही है तो वेग बदल रहा है, इनकी मात्रा बदल रही है तो वेग बदल रहा है, इनकी मात्रा बदल रही है तो वेग बदल रहा है। रेट लॉ क्या कहता है? रेट लॉ कहता है कि रासायनिक क्रिया में उपस्थित सभी अणुओं का मात्रा परिवर्तन, रासायनिक क्रिया में उपस्थित सभी अणुओं का सांद्रता परिवर्तन कभी भी रासायनिक क्रिया के वेग को निर्धारित नहीं करता है। यूं समझिएगा, ये जो टर्म है ये लॉ ऑफ मास एक्शन के जस्ट अपोज है, ठीक विपरीत है। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि वेग सांद्रता के समानुपाती है, द रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? कंसंट्रेशन के। लेकिन बेगलियम क्या कहता है? बेगलियम कहता है कि लॉ ऑफ मास एक्शन सही नहीं है। लॉ ऑफ मास एक्शन में बताने का प्रयास किया गया है कि रासायनिक क्रिया में जितने भी अणु भाग ले रहे हैं, जितने भी अभिकारक भाग ले रहे हैं, वो सब वेग को नियंत्रित कर रहे हैं, लेकिन रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले सभी अणु कभी भी वेग को नियंत्रित नहीं करते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूं, ये हमारे पास एक रिएक्शन लिखा हुआ है 2N2O5, इसे हम लोग हीट करेंगे 4NO2 प्लस O2। अब मैंने इसको लिखा dx ओवर dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग कैसे लिखा जाता? N2O5 की पावर 2, ये लिखा जाता लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार। तो लेकिन बेगलियम क्या बता रहा है? बेगलियम कह रहा है कि इसके दोनों अणुओं की सांद्रता इस वेग को नियंत्रित करेंगे। तुमने गलत लिख दिया है। उसने बताया कि इसकी केवल dx ओवर dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N2O5 की पावर 1.5 सांद्रता इस वेग को परिवर्तित कर रही है। कितने अणु सक्रिय है? 4 में से 1.5 सक्रिय है और 2.5 क्या है? निष्क्रिय है। जो सक्रिय है वो वेग को चला रहे हैं, रिएक्शन को चला रहे हैं, और जो निष्क्रिय है कि वो क्या कर रहे हैं? वेग को नहीं चला रहा है। तो हम निष्क्रिय वाले क्यों लिखेंगे? भाई जो वेग को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं उनको हम क्यों लिखें? सर ने बताया 2 तरह के अणु आपके पास है रिएक्शन में। 1.5 अणु तो ऐसे हैं जो एक्टिव है, और 2.5 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो नॉन एक्टिव है। तो नॉन एक्टिव वाले को आप क्यों लिख रहे हैं? लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बता रहा है? लॉ ऑफ मास एक्शन बता रहा है 0.5। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बता रहा है हम लोगों को? लॉ ऑफ मास एक्शन बता रहा है कि 1.5 अगर आपके एक्टिव है और 0.5 क्या आपके नॉन एक्टिव है, तो नॉन एक्टिव वाले तो वेग को निर्धारित करेंगे ही नहीं। जो नॉन एक्टिव वाले हैं वो वेग को निर्धारित नहीं करने वाले हैं। तो ध्यान रखेंगे आप लोग। अब हम लोग इसे ऐसे नहीं लिखा करेंगे, ठीक है? अब ये जो प्रैक्टिकली आपको पता पड़ेगा, जैसे क्या है, एक रिएक्शन हम लोगों के पास लिखा हुआ है 2SO2 प्लस O2 2SO3 है। सर ने लिख दिया इसका मतलब dx ओवर dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल SO2 की पावर 2, और सर ने लिख दिया O2 की पावर 0। क्या मतलब होगा इसका काम? दोनों अणु एक्टिव है, SO2 के दोनों अणु क्या है? सक्रिय है। वो रासायनिक क्रिया के वेग को नियंत्रित, लेकिन ऑक्सीजन का अणु सक्रिय नहीं है, रासायनिक क्रिया को नियंत्रित नहीं कर रहा है। रेट लो बता रहा है कि दोनों अणु भाग तो ले रहे हैं, दोनों तरह के अणु, लेकिन सक्रिय एक ही है जिससे वेग चल रहा है। ऑक्सीजन क्या इसके अंदर? निष्क्रिय है, जिससे वेग नहीं चल रहा है। यह लिखा होता है यहाँ पर कि 0.5, तो इसका मतलब क्या हो जाता फिर? सक्रिय। ऑक्सीजन के 0.5 अणु तो सक्रिय है और 0.5 अणु कैसे है? निष्क्रिय है। बात समझ में आ रही है नहीं? तो वो सब टेक्निकल चीजें
कोई चीज में पढ़ेंगे आप तो कठिन तो थोड़ा मालूम पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे तो बहुत बढ़िया मालूम पड़ेगा आपके लिए। उनका एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी के बेस से हम लोग उसको पढ़ाएंगे आप लोग ना। नहीं भी समझ में आई बात? देखो मैं लिख के दिखाता हूँ सामने। C12 H22 O11 सुक्रोज का फॉर्मूला चीनी है, इसमें वाटर को आप ऐड करेंगे C6H12 O6 C6H12, इसे हम लोग ग्लूकोज कहते हैं, फ्रक्टोज। अब इसका रेट में दो तरह से लिख रहा हूं, देखो पहला टाइप लिख रहा हूं, पहला लिख रहा हूं लॉ ऑफ मास एक्शन से, dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C12 H22 O11 की पावर 1 और H2O की पावर 1। अब लिखा मैंने रेट लॉ से। बेरियम क्या कहता है? बेरियम प्रैक्टिकली है, प्रैक्टिकली क्या पाया गया? देखो प्रैक्टिकली ये पाया गया है dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C12 H22 O11 की पावर 1 और H2O की पावर 0। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कह रहा है हमसे, बताइए? ये तो हो गया आपका द्रव्यनुपाती क्रिया का नियम, लॉ ऑफ मास एक्शन, और ये हो गया आपका रेट लॉ। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बता रहा है हम लोगों के लिए? लॉ ऑफ मास एक्शन बता रहा है कि दोनों अणु क्या कर रहे हैं? वेग को नियंत्रित कर रहे हैं, दोनों अणु वेग को। लेकिन रेट लॉ क्या कह रहा है? रेट लॉ कह रहा है केवल सुक्रोज का अणु रेट को नियंत्रित कर रहा है, जल का अणु सुक्रोज को रेट को नियंत्रित नहीं कर रहा है। समझ में आ गई बात? तो क्या डिफरेंस है लॉ ऑफ मास एक्शन में रेट लॉ में? लॉ ऑफ मास एक्शन बताता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले, किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले समस्त अणु उस रासायनिक क्रिया के वेग को नियंत्रित करते हैं। लेकिन रेट लॉ बताता है किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले समस्त अणु रासायनिक क्रिया के रेट को नियंत्रित कौन से नियंत्रित करते हैं? जो अणु रासायनिक क्रिया में सक्रिय होते हैं वो तो वेग को नियंत्रित करते हैं, और जो अणु रासायनिक क्रिया में सक्रिय नहीं होते हैं वो वेग को नियंत्रित नहीं करते हैं। बात समझ में आ गई? दूसरा नियम क्या है रेट का? ये हम लोग को ध्यान रखना बड़ा इंपोर्टेंट है, भी कर सब। बेटा इसमें ग्लूकोज में क्या होता है? ग्लूकोज में CHO ग्रुप आता है स्ट्रक्चर में, और इसमें CO ग्रुप आता है। ये डिफरेंस होता है इसमें, अभी पढ़ाएंगे आपको कार्बोहाइड्रेट्स में, दोनों बहुत बड़ा चैप्टर आपके सिलेबस में है, कम से कम 15-20 दिन पढ़ाऊंगा मैं आपको इसे। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, स्टार्च, ये सब कोर्स में केवल इनके ग्रुप में डिफरेंस है स्ट्रक्चर में। ऐसा होता है, देखो दिखाऊंगा आपको। ये होता है CHO, CHOH का होल 4 और CH2OH, ये तो ग्लूकोज का होता है। फ्रक्टोज का होता है CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH का होल थ्राइस और CH2OH, ये फ्रक्टोज का फॉर्मूला है इसका। तो इसमें क्या है? इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है और उसमें क्या है? कीटोन ग्रुप है। क्या है? कीटोन। ये डिफरेंस होता है इसमें, बात को होता नहीं होता, कार्बन बराबर होता है। दूसरी बात क्या देखो भाई, एक रिएक्शन लिखा मैंने, ए से मैंने बी का फॉर्मेशन किया और बी से मैंने सी का फॉर्मेशन किया। ए से जब मैंने बी बताया तो आपने मुझसे पूछा सर वेग कैसा चल रहा है? मैंने कहा भाई बहुत फास्ट है। आपने दूसरा पूछा सर बी से सी में क्या रहा है?
मैंने कहा स्लो है। ऐसे मौके भी आएंगे। अगर कोई रासायनिक क्रिया दो पदों में हो रही है, अगर कोई भी रासायनिक क्रिया क्या हो रही है, दो पदों में हो रही है, उन दोनों पदों में से एक स्टेप कैसा है, बहुत फास्ट है, और एक स्टेप कैसा है, बहुत स्लो है। तो आपको ध्यान रखना है ऑलवेज, कभी भी रासायनिक क्रिया का वेग फास्ट रेट से नियंत्रित होने वाला नहीं है। इस वाले पद को हम कभी भी काउंट नहीं करेंगे, छोड़ देंगे सर। किसी भी रासायनिक क्रिया का वेग जब निर्धारित करते हैं ना, तो किसी भी रासायनिक क्रिया का वेग जब निर्धारित करते हैं तो जो स्लो रेट से हो रहा होता है उससे ही करते हैं। अगर कोई बच्चा इसको लिखता तो क्या लिखता भाई, वो लिखता dx ओवर dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a इंटू b। ये गलत हो जाता। एक लोग कहता है कि फास्ट वाले को तो गिनना ही नहीं है, कौन सा गिनना है, तो सही बात लिखेंगे हम लोग dx ओवर dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल e पावर 1। अगर हमारे पास दो तरह की रासायनिक क्रियाएं हैं, जिनमें एक बहुत फास्ट हो रहा है, जिनमें एक बहुत स्लो हो रहा है, ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है, हम कभी भी फास्ट रिएक्शन को यूज नहीं करने वाले हैं। किससे भी निकालेंगे, स्लो वाले से निकालने वाले हैं। बात समझ में आ गया आपको? वेग नियम पूरा बहुत बढ़िया से आपको आना चाहिए, मैंने पढ़ा दिया है। वेग नियम क्या है, रेट लॉ क्या होते हैं, तो आपको बताना है। किसी भी रासायनिक क्रिया में उपस्थित सारे अणु, सारे मॉलिक्यूल अपनी कंसंट्रेशन को एक साथ चेंज कर भी सकते हैं, एक साथ चेंज नहीं भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा रासायनिक क्रिया के वेग के ऊपर, कौन कौन से अणु उसमें भाग ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे अणुओं की सांद्रता बदलेगी तब वेग चलेगा। कुछ अणुओं की सांद्रता बदल भी सकती है, कुछ की नहीं भी बदल सकती है। दूसरी बात मैंने आपको बता दी है, अगर आपके पास दो तरह से रासायनिक क्रिया हो रही है, एक तो स्लो रिएक्शंस आपके पास हो रही है, एक फास्ट रिएक्शन आपके पास हो रही है, तो रासायनिक क्रिया का जो वेग होता है वो ऑलवेज किससे निकालते हैं हम लोग, स्लो वाले से निकालते हैं, है ना। कोई प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को होता ही नहीं। मेरे को सुनते जाना है आप लोगों के लिए, काम चल जाएगा आपका। बस ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ये इमला इमला लिख के नहीं पढ़ पाएंगे आप लोग इससे। ऐसे इमला वालों को कुछ नहीं पता होता क्या पढ़ाना है, तो सब फर्जी मारते हैं। आगे चला फिर देखिए आप लोग। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ये है अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन सी चीजें जो रासायनिक क्रिया के वेग को प्रभावित कर सकते हैं। जब एक चैप्टर शुरू हुआ तो चैप्टर शुरू होते ही मैंने आपको सबसे पहले यही बात शुरू कराई थी। मैंने बताया था टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन और एक उत्प्रेरक। चार चीजें मैं आपको डिस्कस करूंगा इस पूरे टॉपिक में। एक तो मैं आपको बेटे टेम्परेचर के बारे में पढ़ाने वाला हूं, एक मैं आपको दूसरा प्रेशर के बारे में आपको डिस्कस करने वाला हूं, तीसरा मैं आपके लिए कैटालिस्ट के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, और चौथा मैं आपके लिए बेटा कंसंट्रेशन के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। आप सब जानते हैं हिंदी में से क्या बोलते हैं, ताप बोलते हैं, इसे दाब बोलते हैं बेटा, इसे उत्प्रेरक कहते हैं हम लोग, और बेटा इसे क्या बोलते हैं, सांद्रता। तो सर आपसे पूछेंगे
कौन कौन से फिजिकल फैक्टर्स को आप लोगों ने पढ़ा है, कौन कौन से भौतिक कारकों को आपने पढ़ा है रासायनिक क्रिया के ऊपर। तो आप बताएंगे सर ने 4 फैक्टर हम लोगों को पढ़ाए थे। एक तो ताप के बारे में सर ने पढ़ाया था, एक दाब के बारे में पढ़ाया था, एक सांद्रता के बारे में पढ़ाया था और एक उत्प्रेरक के बारे में पढ़ाया था। तो आज शुरुआत कहां से होनी है? ताप से होनी है। सबसे पहले आपको डिस्कस करेंगे, नंबर फर्स्ट है इन लोगों के पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। 2 दिन लगातार मैं आपको यही पढ़ाने वाला हूं ताप के बारे में। आज भी पढ़ाऊंगा इसके लिए और कल भी पूरा लेक्चर हमारा इसी के चलने वाला है। ताप का प्रभाव कैसे पड़ता है रासायनिक क्रिया के ऊपर हम लोग बात करेंगे। देखिए इसके बारे में एक सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे पहले आज। आर्वियस थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे पहले। ये साइंटिस्ट का नाम है। आर्वियस का सिद्धांत हम लोग इसे कहते हैं और आर्वियस का सिद्धांत आया था कोल्यूशन थ्योरी हम लोग इसे कहते हैं। कोल्यूशन थ्योरी हम लोग कहते हैं, कोल्यूशन को हिंदी में कहते हैं संघट्टवाद। संघट्टवाद हम लोग इसे कहते हैं कोल्यूशन थ्योरी के लिए। तो जो हम ताप का प्रभाव निकालना सिखाएंगे तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, उससे पहले रासायनिक क्रिया के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, संघट्टवाद को पढ़ाएंगे। आपको सबसे पहले ये बताएंगे रासायनिक क्रिया होती कैसे है, उसके बाद हम ताप की बात करेंगे आपसे। तो इसको पढ़ने के लिए लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पहले आरवीएस का एक कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। और वो कंसेप्ट क्या है, कोल्यूशन थ्योरी। कोल्यूशन थ्योरी पढ़ने वाले हैं। क्या कहा आरवीएस ने? आरवीएस ने कहा कि ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और उसने बताया कि जब ये अणु रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं तो रासायनिक क्रिया में भाग लेते समय एक दूसरे के साथ कोल्यूशन करते हैं। कोल्यूशन का मतलब क्या होता है, टकराने से। क्या होता है, टकराने से होता है। जब भी अणु किसी रासायनिक क्रिया में आते हैं, जैसे मान लीजिएगा इसमें हमारे पास ए टाइप के अणु है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ए बी और ए। तो जब भी आप लोग इनको मिलाएंगे ना आपस में, तो आर्वियस ने बताया कि ये मिलाते समय क्या होता है, ये आपस में कोल्यूशन करते हैं। और जब ये आपस में कोल्यूशन करते हैं तो कोल्यूशन के बाद ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, संघट्टवाद का मतलब हो गया यदि अणु आपस में नहीं टकराएंगे, यदि अणु आपस में नहीं टकराएंगे तो उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो पाएंगे। यानी किसी भी मॉलिक्यूल्स के लिए अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो किसी भी मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए उसे आपस में कोल्यूशन करना ही पड़ेगा। जब तक अणु आपस में टकराएंगे नहीं तब तक वो उत्पाद में परिवर्तित। साइंटिस्टों ने पूछा कि टकराने से फायदा क्या होगा, तो आर्वियस ने बताया कि टकराने से फायदा ये होगा कि टकराने से क्या होता है, जो ऊर्जा होती है ना उसका परिवर्तन हो जाता है और अणु क्या होते हैं, उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। साइंटिस्टों ने दूसरा ऑब्जेक्शन कर दिया इसके ऊपर। साइंटिस्टों ने क्वेश्चन पूछा आर्वियस से कि जितने मॉलिक्यूल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाई मान लीजिएगा इस वाले केमिकल प्रोसेस के अंदर जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं 7 है, 2, 4, 6 और 1 7। उसने पूछा कि 7 अणु उत्पाद में परिवर्तित हो जाएंगे। तो आर्वियस ने बताया जिस तरह से किसी क्लासरूम में पढ़ने वाले सभी बच्चे एग्जाम में पास नहीं हो सकते हैं, भाई क्या होता है, कुछ बच्चों को सर खड़ा करते हैं। मैंने कोई क्वेश्चन आपसे पूछा तो क्या कहता हूं, हमारी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तुम अच्छे स्टूडेंट्स हो। उसको डांटता भी हूं कि तुम पढ़ते नहीं हो, डेली नहीं आते हो। तो हमारे पास क्या होता है, 2 कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं। स्टूडेंट 1 कौन सा है, स्टूडेंट 1 हमारे पास है जिसकी एनर्जी क्या है, एक्स्ट्रा है, जिसकी एनर्जी। और एक स्टूडेंट 2 हमारे पास है जिसकी एनर्जी क्या है, एवरेज। तो टीचर का फोकस किस पर रहता है मालूम है, टीचर का फोकस रहता है औसत वाले पर। एक्स्ट्रा वाले को टीचर ये कहता है भाई बहुत अच्छे नंबर लेकर आएगा, देखना परीक्षा में 95 प्लस करेगा। और औसत वाले क्या करता है, धक्का मारता है। वो क्या कहता है,
अरे पढ़ ले, नहीं पढ़ेगा तो फेल हो जाएगा। तो आर्यस ने बताया ऐसे ही हमारे पास दो तरह के मॉलिक्यूल्स हैं। एक तो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी क्या है, एवरेज है, और एक ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी क्या है, एक्स्ट्रा है, एवरेज से भी ज्यादा है। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास एवरेज से ज्यादा एनर्जी होती है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास एवरेज से ज्यादा एनर्जी होती है, वो तो उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन जिनके पास एवरेज एनर्जी ही होती है, जिनके पास एवरेज एनर्जी होती है, वो कभी भी उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो पाते हैं। तो कौन से अणु उत्पाद में परिवर्तित होंगे? जिनके पास एवरेज एनर्जी से एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, और जिनके पास एवरेज एनर्जी होगी तो कभी उत्पाद में परिवर्तित नहीं होने वाले हैं। देखिए, किसी भी अणु के लिए उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए जिस एनर्जी की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग ध्यान रखेंगे। थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। हिंदी में शब्द है दहली ऊर्जा। दहली ऊर्जा। जब तक अणु के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं होगी, जब तक अणु के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं होगी, तब तक वो उत्पाद में परिवर्तित नहीं होगा। तो कौन सा अणु है? जिसके पास थ्रेशोल्ड है वो तो बदल रहा है, जिसके पास नहीं है वो नहीं बदल रहा है। अब बच्चे फेल हो जाते हैं भाई स्कूल में, और फेल होने के बाद आपने सर के पैर छुए, सर ने पूछा भाई क्या रहा आपका रिजल्ट? आपने बताया सर गुरुजी हम तो गए। तो गुरुजी क्या कहते हैं आपसे? पहले वो आपको उल्टा सीधा सुनाते हैं, तूने मेरी बात नहीं मानी थी और ये हो गया वो हो गया, इधर की बातें बताएंगे। बाद में फाइनली एक बात आपसे कह जाएंगे काम में कि 1 बजे से स्टार्ट हो गया मैच, आ जाना। है ना? तो क्या कर रहा है वो? बता रहा है कि अगर आपको पास होना है ना, तो पास होने के लिए तुझे ट्यूशन पढ़ना पड़ेगा, और तेरे पास जो एवरेज एनर्जी है, उस एवरेज एनर्जी में मैं कुछ टीचर की एनर्जी को और ऐड करूंगा, और एवरेज एनर्जी में तेरी में अपनी एनर्जी को ऐड करूंगा। किसे बदल दूंगा? उसके लिए थ्रेशोल्ड में बदल दूंगा, और तू भी क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। इस साल नहीं, अगले साल हो जाएगा। तो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कोचिंग? क्या लाभ है बताइए? साइंस से बता दीजिएगा आप। लाभ ये है कि जो आपकी औसत ऊर्जा है वो टीचर की एनर्जी के साथ मिक्सअप होने के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाती है? थ्रेशोल्ड में कन्वर्ट हो जाती है, और आप अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये औसत वाली भी घट जाती है। और यहां से हम लोग क्या करते हैं, अगर ये एनर्जी पॉजिटिव है, मेरी बात ध्यान सुनो, अगर ये एनर्जी पॉजिटिव है तो आप थ्रेशोल्ड के इक्वल हो जाएंगे, और कोई मुलाकात हम जैसे आदमी से हो गई ना आपकी, तो आपको नेगेटिव में ले जाएगा और आपको बना देगा टेररिस्ट, आतंकवादी। समझिए? तो क्या करना है हम लोगों को? हम लोगों को जो अणु हमारे पास एवरेज एनर्जी वाले हैं, उनकी एनर्जी बढ़ानी है। और बढ़ाने के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है बेटे? बढ़ाने के लिए हमारे पास ऑप्शन है टेम्परेचर। मैंने तापमान दिया, और जैसे ही मैंने टेम्परेचर दिया ना, तो इसमें जो एवरेज एनर्जी वाले अणु थे, उनकी एनर्जी क्या होने लगी? बढ़ने लगी। और जैसे इनकी एनर्जी बढ़ने लगी, जो एनर्जी पहले क्या थे? पहले नॉन एक्टिव थे। कैसे थे भाई? नॉन एक्टिव थे। और जैसे ही आपने टेम्परेचर दिया तो कैसे हो गए? एक्टिव हो गए भाई। जिस एनर्जी से किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्रेजेंट नॉन एक्टिव मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है बेटा। उसे हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी।
एक्टिवेशन एनर्जी हम लोग बोलते हैं, हिंदी में शब्द है सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा हम लोग इसे कहते हैं। और ध्यान रखेंगे एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोग ऑलवेज हिंदी में और केमिस्ट्री में ई से शो करते हैं। किससे करते हैं? ई से। बात समझ में आ गई? अभी कोलिजन पढ़ा रहे हैं आपके लिए। अब तो आपका प्रभाव बता दिया थोड़ा सा, बाद में आपको आके देख कोलिजन क्या है समझ में आ गया। क्या बताया आरईएस ने? आरईएस ने अपने कंसेप्ट में कंफर्म करने की कोशिश की कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं पहले टकराएंगे और टकराने के बाद उत्पाद में परिवर्तित। लेकिन क्या कहा उसने बाद में? उसने कहा सब नहीं बदलेंगे। कौन से बदलेंगे? जिनके पास एवरेज एनर्जी से एक्स्ट्रा एनर्जी होगी। इसमें क्या होगा? थ्रेशोल्ड होगा। क्या होगा? थ्रेशोल्ड होगा। और जिनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो पाएंगे। तो क्या करना पड़ा हम लोगों के लिए? जो अणु रह गए थे उनका हमने ताप बढ़ा दिया, और जैसे हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो क्या हुआ? इनकी एनर्जी बढ़ी। और जो ताप एनर्जी देता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? एक्टिवेशन एनर्जी देते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। किससे शो करते हैं? ई से। तो तापमान क्या करता है? तापमान अणुओं के लिए एक्टिवेशन एनर्जी प्रदान करता है। तापमान अणुओं के लिए एक्टिवेशन एनर्जी प्रदान करता है, जिससे क्या हो जाता है? वो नॉन एक्टिव से एक्टिव हो जाते हैं। नॉन एक्टिव से, ठीक है। आज आपको इतना ही पढ़ाते हैं, कल आपसे।